हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आप मेरे साथ हैं यूट्यूब के एक चैनल पर जिसका नाम है काइनेटिक किरो। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत हमने अब तक पढ़ लिया है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, ये सभी हमने पढ़ लिया है। इस चैप्टर में अब दो टॉपिक बाकी है, एक है संक्षारण और दूसरा है विकृत गंधिता। इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे संक्षारण। आप इसे जानते हैं, भले आप इसकी परिभाषा ना जानते हों लेकिन आप इसे ज़रूर जानते हैं। ठीक है, बरसात के दिनों में विशेषकर है ना, लोहे की वस्तुओं में जंग लग जाता है और इसीलिए हम क्या करते हैं, लोहे का खिड़की, दरवाज़ा या गेट या ग्रिल, ये सबको हम पेंट करते हैं। ओके, तो चलिए हम परिभाषित करते हैं संक्षारण को। ओके, तो संक्षारण होता है, ठीक है, वायु एवं नमी के संपर्क में आने पर, वायु एवं नमी के संपर्क में आने पर ओके, धातुओं, सक्रिय धातुओं की ऊपरी परत धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। ठीक है, संक्षारित होने लगती है ना। साधारण भाषा में इसको हम बोलते हैं कि वो सड़ने लग रहा है, नष्ट होने लगती है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो वायु एवं नमी के संपर्क में आने पर सक्रिय धातुओं की ऊपरी परत धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। ठीक है, सक्रिय धातु है ना, सोना संक्षारित नहीं होता है, प्लैटिनम संक्षारित नहीं होता है क्योंकि ये सक्रिय धातुएं नहीं होती है, जबकि लोहा, एल्युमिनियम ये सब संक्षारित होता है। ओके, जैसे एक उदाहरण लिख देना, लोहे में जंग लगना। ठीक है, एक साल सवाल पूछा था, संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें। तो संक्षारण की आवश्यक कंडीशंस, आवश्यक शर्तें, ठीक है, संक्षारण की आवश्यक परिस्थितियां। तो आप इसको, ये एक्चुअली परिभाषा में ही है। ठीक है, पहला कंडीशन है वायु की उपस्थिति। ठीक है, दूसरा कंडीशन है नमी या आर्द्रता की उपस्थिति, नमी की उपस्थिति। तो ये मुख्यतः दो बातों का होना आवश्यक है संक्षारण के लिए। ठीक है, अब संक्षारण से बचाव के उपाय। ठीक है, संक्षारण से बचाव के उपाय, संक्षारण से बचाव के उपाय। वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, जिनमें से कुछ उपायों को हम यहाँ पर गिनेंगे। पहला है पेंट लगाकर, दूसरा है ग्रीज या तेल लगाकर,
तेल लगाकर। और तीसरा है यशद लेपन द्वारा, यशद लेपन द्वारा। और चौथा है मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु बनाकर हम धातुओं को संक्षारित होने से बचाते हैं। ये जो 3 मेथड है, इसमें क्या करते हैं, जब हम पेंट लगाते हैं तो धातु की सतह का वायु एवं नमी से संपर्क कट जाता है और इसीलिए वे संक्षारित नहीं होती हैं। ये यशद लेपन क्या है? ये यशद लेपन होता है लोहा एवं इस्पात से बनी वस्तुओं पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है यशद लेपन। ठीक है, यशद लेपन वह विधि है जिसके द्वारा लोहे एवं इस्पात की वस्तुओं पर जस्ते की चादर, जस्ते की परत, चादर नहीं, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं यशद लेपन। ठीक है, अब ये मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातु, मिश्र धातु होता है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण, है ना, एक समान अवयव होगा, है ना, उस मिश्रण के हर भाग में उसका जो कंपोजिशन होगा, उसका जो संघटन होगा वो एक समान होगा, तो वैसा मिश्रण को बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो यह होता है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, तो मिश्र धातु होता है 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। जैसे, ठीक है, हम लोग सीखेंगे 3 मिश्र धातु, पीतल, फिर कांसा, यही 3 में से आपका एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है सोल्डर। ठीक है, सोल्डर, पीतल, कांसा, सोल्डर। पीतल होता है तांबा और जस्ता की मिश्र धातु। ठीक है, पूछा जाता है कि पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, लिख देना तांबा और जस्ता। कांसा में होता है तांबा और टीन, टीन। ठीक है, सोल्डर में होता है लेड या सीसा, लेड और टीन, लेड और टीन। तो इन्हीं 3 में से पूछा जाता है। ठीक है, तो पीतल होता है तांबा और जस्ता की मिश्र धातु, कांसा होता है तांबा और टीन की मिश्र धातु, और सोल्डर, जैसे तारों का सोल्डरिंग करते हैं, सोल्डर, ये होता है लेड और टिन। ओके, तो ये हो गया संक्षारण एवं संक्षारण से बचाव के उपाय। ठीक है, अब आते हैं विकृत गंधिता पर। विकृत गंधिता, विकृत मतलब खराब, खराब गंध। तो ये जो फिनोमिना होता है, ठीक है, ये जो परिघटना होती है, ये तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों के साथ होता है। इनको बहुत देरी तक, लंबे समय तक खुला छोड़ देने पर इनका उपचयन होता है, जिससे इनका स्वाद एवं गंध विकृत हो जाता है। और इसीलिए, है ना, क्या करते हैं, जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया,
मोटू पतलू, लूट मार, बाप का माल वगैरह वगैरह जो पैकेट आता है ना, पैकेट बड़ा सा फुलाया हुआ रहता है और उसमें कुरकुरे या चिप्स या टेढ़े मेढ़े थोड़ा सा रहता है। ओके, तो उसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को निकाल कर उसमें नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं, जिससे उसका उपचयन नहीं होता है और लंबे समय तक उसका स्वाद एवं गंध बरकरार रहता है। ठीक है, तो विकृत गंधिकता को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तेल एवं वसायुक्त, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खुला छोड़ देने पर उनका उपचयन होता है। उपचयन हम लोग पढ़ लिए हैं, ऑक्सीजन का संयोग अथवा हाइड्रोजन का ह्रास, उनका उपचयन हो जाता है जिससे उनका स्वाद एवं गंध विकृत हो जाता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को या इसी परिघटना को विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सवाल पूछा जाता है कि कुरकुरे, चिप्स इत्यादि के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है। तो लिख देना कि, है ना, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को अधिक लंबे समय तक खुला छोड़ देने पर उनका उपचयन हो जाता है, जिससे उनका स्वाद एवं गंध विकृत हो जाता है। इससे बचाने के लिए, है ना, उनके पैकेटों से ऑक्सीजन गैस को निकाल करके उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। ओके, चिप्स, कुरकुरे इत्यादि के पैकेटों में से ऑक्सीजन गैस को निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, जिससे उनका उपचयन नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस, है ना, एक क्रियाशील गैस नहीं होता है ना, ये निष्क्रिय गैस होता है, बहुत अधिक क्रियाशील नहीं होता है। उनका उपचयन नहीं होता है और उनका गंध एवं स्वाद बरकरार रहता है। ओके, ठीक। और एग्जाम में पूछा जाता है कि कुरकुरे, चिप्स इत्यादि के पैकेटों में कौन सी गैस भरी रहती है या भरी जाती है, तो लिख देना नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो इस प्रकार से यह फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो जाता है।
लेकिन हम अभी अगला चैप्टर शुरू नहीं करेंगे। इसमें जो किताब में बीच बीच में सवाल दिया है और पाठ के अंत में जो सवाल दिए गए हैं उनको हम हल करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक, बाकी अगले क्लास में बाय।